पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद और आपको यहाँ पर बताएं कि निगरां काबीना का आखिरी इजलास हुआ जिसमें अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। निगरां वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड मिली अच्छे तरीके से मुकम्मल कर ली गई। निगरां वजीर आजम ने ताउन पर वफाकी सेक्रेटरीज का भी शुक्रिया अदा किया और आज निगरां हुकूमत का आखिरी इजलास हुआ क्योंकि इंतकाल इख्तिदार अब हो चुका है। असम्बलीज के अंदर जो अरकान है उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। तो निगरां काबीना का आज आखिरी इजलास हुआ जिसमें अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनवर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा, बताइएगा निगरां वजीर आजम ने मजीद क्या कहा तमाम अरकान से? जी, निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क की ज़ेर सदारत आज काबीना का आखिरी इजलास हुआ है और निगरान काबीना ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की है। वफाकी सेक्रेटरी के जो आईनी रोल था उसके किरदार को भी सराहा गया है। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क का कहना था कि हमने मुकर्रर वक्त में अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया है और हमने मुल्क को कौम के लिए कौम की खिदमत की है और हमने आम इंतखाबात करवा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ताहम उन्होंने तमाम वफाकी ब्यूरोक्रेसी और अपनी जो काबीना के अरकान थे उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए आसान तरीके से काम किया। जी ठीक है, अनवर रजा हमारे साथ मौजूद है। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन शफाफ हुआ। निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को इस बारे में मुबारकबाद भी दी और उन्होंने ये कहा कि जो जिम्मेदारी मिली अच्छे तरीके से मुकम्मल कर ली गई। इस पर निगरां हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद के जरिए एहतसाब अदालत लाया गया और मुख्तसर दलाइल के बाद समाअत अब 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद ने की और नवाज शरीफ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। इस मौके पर मीडिया को भी करीब आने की इजाज़त नहीं दी गई। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं को एहतसाब अदालत में जाने से रोक दिया गया, जबकि सेनेटर चौधरी तनवीर, सादिया अब्बासी, बैरिस्टर जफरुल्ला और परवेज रशीद को भी अहाता अदालत में जाने से रोक दिया गया। प्रोसिक्यूशन के गवाह वाजिद जिया और नैब टीम भी रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंचे। जज अरशद मलिक के रूबरू एवन फील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की पेशी में मुलजिम की तरफ से ख्वाजा हारिस पेश हुए। ख्वाजा हारिस ने मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालत में दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल कार्रवाई में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहते, इसलिए फ्लैगशिप रेफरेंस में वाजिद जिया का बयान कलमबंद कर लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में मसरूफियत के बायस जिरह नहीं कर सकेंगे। जज अरशद मलिक ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जज अरशद मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, रेफरेंसेस में ज्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते। फाजिल अदालत ने 15 अगस्त को होने वाली समाअत पर नवाज शरीफ और गवाह वाजिद जिया दोनों को पेश होने का हुक्म दे दिया। नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल MQM के रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन मसाइल के हम शिकार हैं या जिससे शहरी इलाके जिन इशूज़ की वजह से जिन इलाकों में जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन आइंदा भी मिलते रहेंगे। मैं गुजारिश करूँगा इमरान भाई से, इमरान भाई बहुत शुक्रिया। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त जो यहाँ पर आया था वो बेसिकली तो हमारी दो इसमें वजूहात शामिल थी। एक तो ये कि हम कराची पैकेज को कंप्लीट करने के मराहिल में हैं। तो मुझे खान साहब ने कहा था कि हमने अब तक जो कराची पैकेज के सीधा नुकात बनाए हैं वो MQM के साथ शेयर करो और MQM के पास जो कराची पैकेज के हवाले से इनके अपने प्रोग्राम हैं वो हमसे ये शेयर कर लें ताकि हम उसे कराची पैकेज का एक हिस्सा बना सकें और हम मिलकर ये जमाते कराची पैकेज के ऊपर आ सकें। हमने दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MQM को वफाकी हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी। मैं ये दावत लेकर आया था, मैंने MQM के सारे दोस्तों को ये दावत दी है और इन्होंने बामी मशवरे से आपस में पार्टी मशवरे के बाद हमें जवाब देने का कहा है। हमारे पास कुछ और नुकात पर गुफ्तगू हुई है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर कराची और हैदराबाद समेत शहरी सिंध के लिए खतीर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेगी। ये दोनों जमातों का मुत्तफ़िका पॉइंट है।
पैकेज का ऐलान तो हम करना ही चाह रहे थे और खतीर पैकेज था। जाहिर है कि कराची का कोई पैकेज छोटा नहीं हो सकता। कराची डिप्राइव्ड है, एहसास महरूमी का शिकार रहा है, कराची को निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। तो उसकी जो कराची इस वक्त अपना हक मांग रहा है उसको हमें देखना भी है और उसको पूरे तरीके से कोशिश भी करनी है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। लापता अफराद के बारे में हमारी गुफ्तगू हुई। लापता अफराद की फौरी बाजियाबी के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी और इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तक़बिल में किसी भी ऑपरेशन में लोगों का लापता होना जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि जितना बड़ा भी जुर्म हो, जितने बड़े भी जराइम हो, उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सिंध में कोटा सिस्टम की दी गई मुलाजमतों के जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कमीशन तश्कील देगी वफाकी हुकूमत। ये नुकता MKM ने हमसे कहा है कि इसको ज़रूर इम्पोज करें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट है कि हम इसको इंशाअल्लाह किसी तरह लेकर जाएंगे। दोनों जमातों का इत्तेफाक है कि जितनी भी स्कीमें फेडरल गवर्नमेंट से आएंगी कराची के लिए, वो चाहे मेयर के थ्रू हों, गवर्नर के थ्रू हो या और कोई किसी कमेटी के थ्रू हो, हम मिलकर निगरानी भी करेंगे और इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि इन स्कीमों का थर्ड पार्टी ऑडिट हो ताकि ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। हमारा बेसिक एजेंडा आज जो था वो मैंने आपको बता दिया। हमारी मुलाकातें मज़ीद जारी रहेंगी। हम MKM को अपना एलाई देखते हैं, अपना पार्टनर देखते हैं और हम समझते हैं कि MKM भी कराची की स्टेक होल्डर जमात है और हमारे साथ अगर MKM का साथ रहेगा तो हम मिलकर बेहतर कराची और एक खूबसूरत कराची को बनाने में किरदार अदा कर पाएंगे। इमरान इस्माइल साहब, आप नामजद गवर्नर हैं, माशाल्लाह गवर्नर इत्तेफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बताएं, पीएस पार्टी से भी इत्तेहाद की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको पीएस पार्टी के विफाक में पीएस पार्टी के वोटों की ज़रूरत पड़ गई है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल हमारी कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से किसी तरह की भी मुफाहमत नहीं हो रही। मैंने आज असम्बली में मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद दी और उन्हें पेशकश की है कि मैं वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से एज अ गवर्नर मैं उन्हें पेशकश कर रहा हूँ कि मैं ब्रिज का किरदार अदा करना चाहता हूँ बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे प्रोग्राम्स को समझती है और हमारे साथ चलना चाहती है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये बात अपनी जगह वाज़े रहे कि पीपल्स पार्टी हमारी सियासी हरीफ जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ उनके नज़रियात उनके साथ, हमारे नज़रियात हमारे साथ। लेकिन उससे सिंध के जो पैकेजेस हैं, सिंध के जो तरक्याती मंसूबे हैं, सिंध के जो तालीमी मयार है या सेहत का निज़ाम है, उसको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने उन्हें ऑफ़र किया है और ये वर्किंग रिलेशनशिप की हद तक की बात हो सकती है। ना हमें उनसे वोट चाहिए, ना वो हमें वोट देने के मूड में है। हम असेंबली में भी मुखालफत करेंगे, भरपूर मुखालफत करेंगे। आपको नज़र आएगा कि हम पीपल्स पार्टी को फ्री राइड नहीं लेने देंगे। अच्छा, फिर ये भी बता दीजिएगा कि जो एलानिया है या गैर एलानिया जिसको कहते हैं ऑपरेशन जो कराची के अंदर जारी है, आपने बड़ा रिफॉर्म किया उधर KPK के अंदर पुलिस को, तो क्या वो पावर्स यहाँ पे भी ला के इसलिए वो बराह रास्त तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, सिंध गवर्नमेंट की है, लेकिन वफाक इसमें कोई दिलचस्पी लेगा कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसको किस तरह कंटिन्यू रखना है या फिर इसको पुलिस के मातहत करना था उनसे? देखिए, हमारी भरपूर ख्वाहिश ये है कि जो KPK में पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं वही पुलिस रिफॉर्म सिंध में भी हो जाए। उसमें हमें ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी भी, अब जो रिज़ल्ट आया है अर्बन सिंध ने पीपल्स पार्टी को रिफ्यूज़ किया है, तो उससे पीपल्स पार्टी को भी ख्याल ये होगा कि उन्होंने अर्बन सिंध के साथ ज़्यादती की। उस ज़्यादती के अजाले के लिए अगर वो कोशिश करेंगे और इस प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम उनका भरपूर साथ भी देंगे। पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर भी, पुलिस ट्रेनिंग के अंदर भी, पुलिस की भर्तियों के अंदर भी हम उनके साथ अपना KPK का प्रोग्राम शेयर करने के लिए भी तैयार हैं और उसको अगर इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किलात आएंगी तो उसमें भी साथ देंगे। इमरान भाई, आपका जो आपकी इंतखाबी कैंपेन थी उसका नारा था वज़ीर आज़म कराची से, उस पर यू टर्न हो गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की बात हुई थी, उस पर यू टर्न हो गया। अब आपकी अगरचे ये एक सियासी जमात से बाज़ाब्ता बातचीत हुई है, लेकिन क्या यकीनी है, क्या गारंटी है कि इस पर कोई यू टर्न नहीं होगा इन बातों में? देखिए, ज़ाहिर है कि 5 सीटों से खान साहब ने इंतखाब लड़ा था तो कोई एक सीट रखनी थी
तो ये और वो पॉलिटिकल हिसाब से ही रखी जाती है कि जहाँ पे आपके मार्जिन हो, चीज़ें हो। और खान साहब की आबाई सीट वही है मियाँ वाली की, तो वो पहली दफ़ा भी वहीं से जीते थे, तो उन्होंने वो रखना पसंद की। इसमें कोई यू टर्न की बात नहीं है, जहाँ से भी छोड़ दे बाकी 4 जगह से यू टर्न होना तो वो बात अपनी जगह है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी, अब इन बातों पे कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है, क्या ये गारंटी के साथ? देखिए, एक नंबर 1 तो ये यू टर्न की बात ही नहीं। यू टर्न की एक और आपने कोई बात नहीं सुनी? गवर्नर के उस पर कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा। ये बिल्कुल मिसकोट किया गया है। जिस गवर्नर हाउस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया हो, वो रहे हो, उसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, उसको गिराया नहीं जा सकता। दीवारें गिराने की बात हुई थी और इंशाल्लाह मैं समर को यकीनी बनाऊंगा कि सिंध का गवर्नर हाउस वो पहला गवर्नर हाउस है जो खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी दीवारें गिरा के पब्लिक पार्क उसको बनाने की कोशिश। इमरान भाई, आपने आज सिंध असेंबली के इजलास में के दौरान बातचीत करते हुए कहा था कि बिलावल हाउस, मैंने ये सवाल किया था आपसे कि बिलावल हाउस के अतराफ में भी दीवारें हैं, आप उन्हें भी गिराएंगे। अब सिंध पीपल्स पार्टी की जो लोग हैं, बहुत हार्श किस्म के उनके रिएक्शंस आना शुरू हुए हैं। मौलाना बख्श चांडियो कहते हैं कि आप ये कर लें और पता चल जाएगा गवर्नर को उनका वज़न कितना है। और नासिर शाह कहते हैं कि इमरान इस्माइल गवर्नर बनने जा रहे हैं, गवर्नर जनरल बनने नहीं जा रहे। क्या कहेंगे आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी ख्वाहिश भी नहीं है गवर्नर जनरल बनने की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने असेंबली में भी कहा था कि मैं खुद बिलावल हाउस जाऊँगा। मैं वहाँ बिलावल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी इन दीवारों से कौन को प्रॉब्लम है। ये आवाम की रोड है, ये किसी की पर्सनल जागीर नहीं हो सकती, लिहाजा आप खुद इन दीवारों को गिरवा दें। अगर वो नहीं गिराएंगे और नहीं मानेंगे बात को, आवाम को इसी तरह तकलीफ में रखेंगे, तो जो रास्ता मैं अपनाऊंगा, गिरानी पड़ी तो गिराऊंगा, अदालत जाना पड़ा अदालत जाऊँगा। इमरान भाई, ये बताइएगा थोड़ा सा कि अदालत में ना बलजाती इदारों की ज़ियारत के लिए, तो आप उनके साथ जाएंगे अदालत में इनको ज़ियारत दिलाने के लिए? तो पहले मसाइल याददाश्त में हमारी तय हमने जो पहले याददाश्त पेश की थी, उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें नंबर 1 हमारा एजेंडा ये हमने रखा था कि हम बलदियाती इदारों को चाहते हैं कि उनको पूरे भरपूर इख्तियारात मिले, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रोग्राम भी है। हम आज भी चाहते हैं कि जो कराची के बलदियाती इदारे हैं, ख़ासतौर से KMC और DMC की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि उनको इमरान इस्माइल की गुफ्तगू जारी है। दूसरी जानिब बनी गालम में फवाद चौधरी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सुनते हैं। वो महमूद जान साहब को डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद जो है वो किया गया है। इसके साथ जो हमारी ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो कि जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन ही ये हुक्म दिया था कि खराजात में कमी लाई जाए, तो अब उसके लिए एक तो असद उमर साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम होगी और एक और जो कैबिनेट डिवीजन है उसके अंदर ये कमेटी कायम की जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम किया जाए। वज़ीर आज़म हाउस की इस वक्त जो गाड़ियों की तादाद बताई जा रही है वो 80 के करीब गाड़ियां हैं, जिनमें से 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस के पास तकरीबन 530 के करीब मुलाजमीन हैं। इसी तरीके से उनके पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, यही हाल बाकी जगहों का भी है। एक जो मिनिस्टर है उसके पास 8-8, 10-10 गाड़ियाँ रही हैं। इसी तरीके से जो गवर्नर हाउसेस हैं, जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, उनके अखराजात होशरबा है। जो पंजाब हाउस, एक पूरा पंजाब हाउस का सेटअप इस्लामाबाद में चल रहा है, एक पूरा पंजाब हाउस का सेटअप रावलपिंडी में चल रहा है। इसी तरीके से मरी में अलहदा सेटअप चल रहे हैं। लाहौर ही के अंदर शहबाज शरीफ साहब के तकरीबन 7 घरों को चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी तरीके से जो बाकी जो अफसर शाही है और जो इन तमाम जो ओहदों के ऊपर लोग हैं, उनके जो अखराजात हैं वो करोड़ों नहीं अरबों में जाते हैं। सो एक कमेटी कायम की गई है जिसका मकसद ये है कि वो हकूमती अखराजात को कम करे, और जो नामज़द वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं, अपने जो के अखराजात हैं वो कम से कम होंगे, प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी जो है
वो हम जो बाकी लोग हैं उनके समेत इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी है वो इंशाल्लाह ताला पूरी होगी, लेकिन प्रोटोकॉल्स उन्होंने कम कर दिए हैं। इसी तरीके से ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है इसको फैलाया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको भी ऑस्टेरिटी ड्राइव में लाएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त मईशत का जिस कदर बुरा हाल है, इसहाक डार साहब ने और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जिस चैलेंज में इस वक्त मईशत को छोड़ा है वो आपके सामने है। उसके लिए एक पहले वाइट पेपर उस मईशत के ऊपर जो हमें मिली है वो सामने लाएंगे और उसके बाद जो इक़दामात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब और उनकी जो टीम है वो करेगी। इसके साथ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आपको मालूम है वो भी एक अहम हिस्सा है अब हमारी जो मईशत को की टीम है उसका। ये तमाम जो लोग हैं ये उसको जो इक़दामात जो बेहतर करने के हैं उनको सामने लेके आएंगे। इसके साथ साथ जो पार्लियामान के किरदार है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ लिया है और वो मौक़िफ़ ये है कि फ़ैसलों का मरकज़ पार्लियामान को बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करेंगे, जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज अपोजिशन ने एक बड़े ज़िम्मेदार रवैये का मुज़ाहरा किया, जिस तरीके से आज आपने देखा कि इमरान खान साहब खुद उठ के गए और उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा भी किया। कल हमने इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो तमाम लोग थे जो अहम मेंबरान हैं अपोजिशन के उनके साथ रब्ता किया था और ज़ाहिर असद कैसर साहब की एक कैंपेन भी की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है अपोजिशन के साथ उसको उस्तवार करने की एक कोशिश की। सो आज इंशाल्लाह ताला उसी सिलसिले में जो हमारी एक अपोजिशन की तरफ एक खुला दिल है, इमरान खान खुद उठ के अपोजिशन के रहनुमाओं के पास गए और उन्होंने उनसे मुसाफा भी किया और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि ये अपोजिशन का एक ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो पार्लियामान में रहेगा तो पार्लियामान मजबूत होगी। और जहाँ पे हुकूमत की फंक्शनैलिटी का ताल्लुक है उसके साथ साथ पार्लियामान की फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह हम अपोजिशन और हुकूमत इंतज़ामिया और जो हमारी मुकर्रना है वो मिल कर के एक ऐसा हम माहौल बनाएंगे कि पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करे, बाकी इदारे भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करे और हुकूमत भी अपना काम अच्छे तरीके से करे। अच्छा फाजू साहब ये बताएं कि इंडियन मीडिया में आप चूँकि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेना है तो अभी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ख़ासतौर पर सुनील गावस्कर के जो पाकिस्तान ना आने के मामले पर उन्होंने कहा जी कि वो बहुत बड़े देशभक्त है, तो इस हवाले से कुछ पाकिस्तान देख इंसान। पहली बात तो यह है कि अगर कुछ हिंदुस्तान के चैनल्स को ये लग रहा है कि जो उनके क्रिकेटर्स का यहाँ पे आना गद्दारी है तो फिर उनको मैं बता दूं कि कल पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना बैट साइन करके इमरान खान साहब को भेजा, तो फिर उस मयार के ऊपर तो फिर उनकी पूरी क्रिकेट टीम ही फारग हो जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि ये जो गद्दारी के फतवे हैं वो एक इंटरनल उनका अपनी पॉलिटिक्स है। कुछ जाहिर है कि एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है वहाँ पे जो इस तरह की बातें कर रहा है, शिद्दत पसंद तबका है, उसको इग्नोर करना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी लाना एक अहम हुकूमत का जुज़्व है और इंशाल्लाह बराबरी की बुनियाद के ऊपर हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की जिस तरह 4 नशीस्तें खाली हुई, इस तरह गुलाम सरवर खान साहब की खाली होगी, तो क्या ये भी कोई फैसला हो सका अभी तक कि जो नशीस्तें खाली होंगी इसमें इंतखाबात कौन होंगे? इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ के 2 दिन के बाद जो है वो इजलास पार्टी इजलास मुनक़्क़िद करेगी और जो 8 नशिस्तें इस वक्त असम्बली में खाली हुई हैं उनके ऊपर जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामज़द जो हैं वो किए जाएंगे। ये इंशाल्लाह इंतखाब प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ के बाद होगा। एक अहम बात सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आज खादिम अल हरमैन अल शरीफैन किंग सलमान की कॉल आई, कल भी आपको मालूम है ये कॉल आई थी और आज फिर जो है वो गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं में। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मैं आपको ये बता दूँ कि एक बिल्कुल नए दौर में इंशाल्लाह दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर सऊदी अरब पाकिस्तान के मफादात के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करने को इंशाल्लाह अपना तैयार है। और वो इमरान खान साहब को जिस तरह से किंग सलमान ने खादिम अल हरमैन शरीफैन ने कहा कि आपके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने ट्रस्ट किया है
और पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब का असासा हैं, उनके दोस्ती है, और जिस तरह से चूँकि हमारा भी जो हरमैन शरीफैन है उसके साथ हमारा अकीदा है और उसकी जो हिफाजत है हरमैन शरीफैन की, वो भी हमारे अकीदे का हिस्सा है। लिहाजा हमने इमरान खान साहब ने और खादिम अल हरमैन शरीफैन ने दोनों ने एक दूसरे को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरे की दावत दी, और इंशाअल्लाह जो फ़ॉरेन ऑफिस है आगे वो इन दौरों की तफसीलात। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का इंतखाब के तो आपके नंबर्स गेम आप कह रहे हैं पूरे हैं, स्पीकर के इंतखाब के मामले पर किसी किस्म की कोई परेशानी है? जैसे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, ऐसी इतलात हैं, तो इस हवाले से क्या? ये बात आपकी बात सही है। कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको अप्रोच किया गया है स्पीकर के इंतखाब में, और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कोई भारी फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और अल्टीमेटली स्पीकर के इंतखाब में हमारी जो वोट है वो जो हमारी उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा है। हम ये सिंपल बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो एक तरीक़ाकार माजी में रहा है कि सीक्रेट बैलेट्स में जो एक ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हैं या जो हमने देखा है वो नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हमें पूरा एतमाद है अपने पार्लियामेंटेरियंस की। अपनी पार्टी के अरकान को अप्रोच किया गया, कुछ लोगों को अप्रोच किया गया है, और उसके ऊपर अभी एक इंक्वायरी तहकीकात जो है वो करेंगे। तो साहब ये बताइएगा कि पंजाब के नाम के इंतखाब में क्या दुश्वारियां अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हो सकता और ये कब तक अनाउंस होगा, क्या कहें? दुश्वारियाँ ये हैं कि पहले तय होता था कि इलेक्शन होंगे, बड़ा भाई वज़ीर आज़म होगा, छोटा भाई वज़ीर आला होगा, अब ये तय नहीं है। तो जब तय नहीं होता तो उम्मीदवार जो है वो ज़ाहिर ज़्यादा होते हैं, तो एक ऑर्डर जब भी ख़त्म होता है तो नया ऑर्डर बनने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह वो मामला भी जो है वो हल हो जाएगा। गवर्नर KP अभी तक उनके बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ, जो ही फैसला होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको बता आपके से बात की हरमैन शरीफैन से रब्ता हुआ है, तो जैसे मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई थी कर रही उस वक्त ज़्यादा थे, उनको तो तोहफा मिल गया था, आपको कोई तोहफा मिलेगा या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई? देखिए, हमें जो है वो सऊदी अरब ने हमेशा ही पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, पाकिस्तान के जो खारजा मामलात हैं, उनमें सऊदी अरब का किरदार हमेशा बहुत अहम रहा है, और जो तोहफे लेने के बजाय हमें स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो जोर देना चाहिए। ये वही बुनियादी फ़र्क है इमरान खान की खारजा पॉलिसी में और नवाज शरीफ की खारजा पॉलिसी में। इमरान खान की जो खारजा पॉलिसी है वो रियासत से रियासत की होगी, वो ज़ाती ताल्लुकात बनाने के ऊपर इतने कायल नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी थी, वो सिर्फ अपने ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती बिजनेस की जो है वो गुफ्तगूएँ करते थे, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान को भी नुकसान होता था। इमरान खान का ना कोई ज़ाती बिजनेस है, ना उनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, उनका ताल्लुक सिर्फ रियासत और रियासत के ताल्लुकात का है। थैंक यू, शुक्रिया। फवाद चौधरी इस वक्त बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो सादगी की मूवमेंट है उस पर हम अमल दरामद करेंगे, प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे लेकिन सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी, साथ साथ जो फैसलों का मरकज़ है वो पार्लियामेंट होगी, तमाम फैसले वहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम चीज़ों को हम यकीनी बनाएंगे, और सिक्योरिटी जो सीक्रेट बैलेट के हवाले से गुफ्तगू करके उनका ये कहना था कि जो खरीदो फरोख्त के मामलात हैं वो यकीनन होते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों पर भरपूर एतमाद है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक अहम खबर से आपको आगाह करें। तहरीक इंसाफ ने मुश्ताक गनी को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नामजद कर दिया है, और इस वक्त ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ मुश्ताक गनी को नॉमिनेट करेगी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए। डिप्टी स्पीकर का भी जो नाम है, अभी फवाद साहब बात कर रहे थे, महमूद जान का नाम उन्होंने इस वक्त लिया है। तो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ये फैसला किया है कि मुश्ताक गनी को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नामजद किया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, बताइएगा, नाम फाइनल हो गया स्पीकर डिप्टी स्पीकर KP का? जी बिल्कुल, एक तो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का भी नाम जो है फाइनल हो गया है, कासिम सूरी। उसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि मुश्ताक गनी जो है उन्हें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर बनाया जाएगा। मुश्ताक गनी 39 PK से रुकन सूबाई असम्बली है, और इससे कबल भी तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत में वजीर हायर एजुकेशन रहे, इमरान खान के साथ करीबी मुरासिम है, और इनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर इन्हें लगाया जा रहा है, जो कि बतौर हायर एजुकेशन कमीशन इन्होंने 100 से ज़ायद कॉलेजेस में MS प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस कराया कंप्यूटर साइंसेज का। और इसके अलावा इनकी जो हायर एजुकेशन में सर्विसेज है
वो बहुत ज्यादा इमरान खान को पसंद है। इन्हें बाकायदा तौर पे आगाह भी किया गया कि इन्हें या तो सीनियर वजीर बनाया जाएगा। मुश्ताक गनी का नाम इस वक्त सामने आया है और फाइनलाइज कर लिया गया है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली होंगे, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए अभी फवाद साहब ने ऐलान किया कि महमूद जान का नाम फाइनल हुआ है। इसी बारे में हमें अपडेट करते हैं टिका खान सानी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, पब्लिक न्यूज रूम में दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। पब्लिक न्यूज रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात करेंगे अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के सिलसिले में। आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी के जरिए एहतसाब अदालत बुलाया गया और मुख्तसर दलाइल दिए गए, जिसके बाद समाअत जो है वो 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। तो नैब टीम और प्रोसिक्यूशन गवाह वाजिद ज़िया अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड कराए और बख्तरबंद गाड़ी में इस वक्त लाया गया था नवाज शरीफ साहब को। और अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अगर बात की जाए तो इसमें एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद ने समाअत की है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल साही हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल साही, ये बताइएगा आज तो एक जो रेफरेंसेस की समाअत हुई, क्या कार्रवाई हुई, उस पर मजीद बताइए। जी बिल्कुल, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज हुई और आज जो जज है मोहम्मद अरशद मलिक ने जो है केस की समाअत की। नवाज शरीफ को अडियाला जेल से जो है वो आज अदालत में पेश किया गया। बख्तरबंद गाड़ी में उनको लाया गया, सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है उनको आज अदालत में पेश किया गया। और आज मीडिया के नुमाइंदों को भी जो है कमरे अदालत में जाने की इजाजत ना थी। इसके साथ वकला जो दीगर अदालतों में पेश होने आए थे, क्योंकि ये जुडिशल कम्प्लेक्स में दूसरी भी जो 8 अदालतें हैं, तो तमाम जो दूसरे केसेज में वकला थे उनको भी आज अदालत से निकाल दिया गया। 9 बजे जो केस की समाअत का आगाज हुआ, 1.5 घंटे की समाअत थी, जिसमें आज ख्वाजा आरिस जो है वो पेश हुए और साथ ही जो जेजी के सरबराह वाजिद ज़िया है वो भी पेश हुए। तो आज एक मुतफरक दरखास्त भी नवाज शरीफ की जानिब से जमा करवाई गई और इसमें यही इस्तदा की गई कि जो अल अजीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की जो ट्रायल है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और साथ ही फैसल साहब, वाजिद ज़िया ने भी बयान रिकॉर्ड कराना था, उनको इसलिए बुलाया गया था, उन्होंने क्या कहा, रिकॉर्ड हो गया उनका बयान? जी देखिए, क्योंकि अगर उसकी बात करें अल अजीज़िया सील मिल रेफरेंस की, तो उसमें तो उनके बयान पर जीरा जारी थी, जो उनके नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिस है वो जीरा कर रहे थे, लेकिन आज जीरा तो नहीं हो सके। अलबत्ता फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में उन्होंने बयान जारी करने का आज आगाज किया। बड़ी मुख्तसर सी आज समाअत थी, क्योंकि नवाज शरीफ को आज सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो लेके आया गया, तो आज बड़ी मुख्तसर समाअत हुई। सिर्फ चीजें जो है वो तय की गई, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर कर रखी है नवाज शरीफ की जानिब से, जमानत की ये दरखास्त है। तो ख्वाजा आरिस का ये कहना था क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में भी पेश होना, लिहाजा वो ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकते, तो इस वजह से आज बड़ी मुख्तसर समाअत हुई। 15 अगस्त यानी परसों तक के लिए ये समाअत को मुलतवी किया गया है। अब परसों जो है वो जो बयान रह गया है, जो ख्वाजा आरिस का जो बयान है वो वाजिद ज़िया का बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब जो परसों समाअत होगी उसमें नवाज शरीफ साहब भी पेश होंगे और वाजिद ज़िया भी पेश होंगे? जी बिल्कुल, परसों जो समाअत हो रही है 15 अगस्त को जो समाअत हुई है उसमें वाजिद ज़िया भी पेश होंगे, उनके साथ जो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिस भी पेश होंगे। और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस का, नैब के जो तफ्तीशी अफसर उनको भी तलब किया गया है। ठीक है, नैब के तफ्तीशी अफसर को भी तलब है, वाजिद ज़िया ने भी जाना है और नवाज शरीफ साहब भी दोबारा पेश होंगे 15 अगस्त को। और एक छोटी सी समाअत हुई आज, मुख्तसर सी समाअत हुई और हमने उसका आपको अहवाल भी बताया। अल अजीज़िया और जो फ्लैगशिप रेफरेंसेस हैं उन पर आज समाअत हुई है और अदालत में जज मलिक अरशद ने इसकी समाअत की है। बहरहाल 15 अगस्त को दोबारा समाअत होगी, उस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान की दरखास्त जमानत पर समाअत की और इस समाअत में नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद जब समाअत का आगाज हुआ तो इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फरीकैन के वकला से मुकालमा किया और उन्होंने ये भी कहा कि आपको बेंच पर एतमाद है या नहीं है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फरूख नवाज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फरूख, बताएगा, अतर मिनुल्लाह ने फरीकैन के वकला से भी मुकालमा किया, क्या बातचीत हुई, एतमाद की बात हो रही थी कि आपको बेंच पर एतमाद है या नहीं, तो उस पर क्या जवाब दिया गया? जी बिल्कुल, जब उन्होंने ये पूछा कि आप दोनों को बेंच पर मुकम्मल एतमाद है तो हम समाअत करें, जिस पर ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर का भी ये जवाब था कि हमें आप पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, आप इसको जो है वो ट्रायल करें। इस पर बुनियादी तकाज़ा है कि बेंच पर एतमाद किया जाए। नैब की जानिब से मौसली की दरखास्तों की मुखालफत की गई और कहा कि मुल्ज़मान ने सजा के खिलाफ अपील कर रखी है, जो समाअत के लिए भी मुकर्रर है और मुल्ज़मान की
छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत ने नैब का एतराज मुस्तरद कर दिया और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में कहा कि हम अभी सुन लेते हैं, और साथ ही कहा कि 10 से जो अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं क्या हम इनसे नाइंसाफी कर सकते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। और ये भी कहा कि दीगर कई मुकदमात में अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, इनके साथ हम नाइंसाफी नहीं कर सकते। हम पहले इन अपीलों को टेकअप करेंगे जो पहले ज़ेरे इल्तवा थी। इस केस में मुलज़मान की सजा की मुअत्तली की दरखास्तें भी सुन लेते हैं। जो अदालती हवाले आप दे रहे हैं इस किताब से कॉपी करा के हमें भी दे दें। अदालत ने सरदार मुजफ्फर को कहा सजा मुअत्तली की अपील 6 माह के बाद जो है वो सुनी जा सकती है। सरदार मुजफ्फर का कहना था। इस पर यह कहा गया कि अगर आपकी बात ठीक है तो क्या तमाम हाई कोर्ट कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जिस अतर मिनल्ला ने पूछा। और हाल ही में शाहरुख खान केस का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुल्ज़मान की सजा मुअत्तली की जो दरखास्त मंजूर हुई है। अच्छा फरूख नवाज, 1993 में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उससे मुतालिक भी सवाल हुआ कि अगर उसकी दस्तावेजात हैं तो वो पेश कर दें, तो उस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया वकला की जानिब से? जी, उसमें खास तौर पर जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि जनाब मेरे मौक़िफ़ के साथ ज्यादती हुई है, जबकि सरदार मुजफ्फर का कहना था कि तस्दीक की हद तक इल्जाम पर चार्जशीट में शेड्यूल 3A शामिल किया गया है। और है जिस अतर मिनल्ला ने कहा, और तस्दीक के बोगस होने के मुतल्लिक और भी शवाहिद मौजूद है। सरदार मुजफ्फर का कहना था फैसले के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड अफसर की जेली तस्दीक पेश करने पर सजा हुई। अतर मिनल्ला का कहना था कि हमें फैसले पर ही रहना है। नैब ने एहतसाब अदालत का फैसला तस्लीम किया है, क्या आप इससे पैर नहीं थे, जैसे अतर मिनल्ला का कहना था। मरियम नवाज। अच्छा फरूख नवाज, ये तो नवाज शरीफ साहब की भी बात हुई ना, मरियम नवाज से मुताल्लिक क्या आज डिस्कशन हुआ? उनकी सजा में मुअत्तली के अपील पर क्या मुकालमा हुआ? बिल्कुल, इस पर कहा गया कि मरियम नवाज को शेड्यूल 3 के तहत सजा नहीं हुई, ये आपने मान लिया, जैसे अतर मिनल्ला का कहना था। जिस सेक्शन के तहत सजा हुई आप वो पढ़ें। अतर मिनल्ला ने कहा एहतसाब अदालत में फैसले में वाज़े लिखा कि मरियम नवाज मालिक नहीं है, नवाज शरीफ मालिक है। जिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया और मुझे फैसले का पूरा जो है वो पढ़ने दें, पूरी तफसील के साथ पढ़ने दें, जिस पर सरदार मुजफ्फर का कहना था नैब की जानब से। और ट्रायल कोर्ट ने फैसले में लिखा कि हमने इस जुर्म पर सजा दी है और आप कह रहे हैं कि एहतसाब अदालत गलत है। जब अतर मिनल्ला ने जब पूछा, फैसला कहता है कि नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बनाए, मरियम नवाज ने इनकी मदद की। एहतसाब अदालत ने ये नहीं कहा कि मरियम नवाज मालिक थी, आपने फैसला चैलेंज क्यों नहीं किया, जिस अतर मिनल्ला का कहना था। लेकिन हमने साबित किया है कि मरियम नवाज बेनिफिशरी मालिक है, ये कहना था सरदार मुजफ्फर का। सही है, बहुत शुक्रिया फरूख नवाज भट्टी। आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजा है उसके खिलाफ नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद आमिर महमूद और शाहिद जमील खान इसमें शामिल हैं। और 3 रुकनी बेंच 27 अगस्त से समाअत का आगाज करेगा। लॉयर्स फाउंडेशन की जानिब से ये जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाकिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा, 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है और 27 अगस्त से समाअत का आगाज हो रहा है, बताइएगा तफसील क्या आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, जबकि इससे कबल जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिस पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है समाअत से मुआवजत कर दी थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद जावर अली ने नया 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस आतिर महमूद करेंगे, जबकि उनके साथ मजीद जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद करेंगे, जबकि इनके साथ जस्टिस आतिर महमूद और जस्टिस शाहिद जमील जो हैं वो शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच ये 27 अगस्त को AK डोगर और आमिर जहीर की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि नैब के कानून 18वीं तरमीम के बाद खत्म हो चुका है, जबकि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले और इस कानून के तहत इनको सजा दी गई है और इसको कलादम करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत आलिया नवाज शरीफ और दीगर को नैब के मुद्दा कानून के तहत दी गई सजाओं को कलअदम करार दे। ये तो बिल्कुल, ये तो बेंच से तश्कील दे दिया गया है और उन्होंने पर्सनली ये एप्लीकेशन फाइल कर रखी है AK डोगर और जफर साहब ने। तो क्या इस पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर से भी उनकी मुशावरत हो रही है या होल सोल खुद ही तमाम डिसीजंस और वो बातें कह रहे हैं इस वक्त? ये 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, एक तो AK डोगर साहब हैं और ये लॉयर्स फाउंडेशन की जानिब से इन्होंने दरख्वास्त दायर की है आर्टिकल 199 के तहत।
इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि इनकी मशावरत जो है मुस्लिम लीग नून या उनके रहनुमाओं से की जा रही है। इसमें जो बुनियादी तौर पर नुक्ता उठाया गया है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जब इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए तो उसके बाद ये कानून जो है ये ऑर्डिनेंस जो है ये कल अदम करार दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, तो इस ऑर्डिनेंस को सिर्फ सदर के जरिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई थी, जो कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। और उसके बाद जो उनकी मजीद जो सबमिशन है वो ये है कि ठीक है। अच्छा शाकिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे सीनियर लॉयर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कामरान साहब, आज ये बात की गई कि नैब का जो कानून है वो 18वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो चुका है, जो लॉयर्स फाउंडेशन फॉर जस्टिस के तरफ से कानूनदार ने ये दरख्वास्त दायर की है, क्या कहता है कानून इस पर? देखिए, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इसमें पिटीशन फाइल हुई थी सिंध हाई कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में, तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि ये पिटीशन डिसाइड हुई थी नैब के फेवर में, और शायद मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। मगर बहरहाल इस पे ये मुझे पता है कि इस बात पे पिटीशन बहुत पहले जो है ना फाइल हो चुकी है और वो सिंध हाई कोर्ट में फाइल हुई थी। अब उसका फेट क्या है वो मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं, और इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग वो भी पता नहीं। मगर बज़ाहिर ये लगता है कि फेट जो है वो नैब के हक पे हुआ होगा, क्योंकि अगर नैब के खिलाफ फैसला हुआ होता तो जाहिर है फिर ये ऑर्डिनेंस ठीक है ये फील्ड में ना होता। सही है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद। और लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अब जो 3 रुकनी बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है और वो अब समाअत करेगा। इसी बारे में अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे शाकिर अमान, उनका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज़ रूम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जैसे कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बड़ा दिन था, तो 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने ऐवान में पहला दिन गुजारा और अपने अपने रहनुमाओं के हक में नारेबाजी की, तालियां बजाई गई और भरपूर इस्तकबाल किया। तो लेकिन किसी ने दूसरी जानिब इसके बिल्कुल बरक्स रिएक्शन दिया, एहतजाज नहीं किया। अरकान पार्लियामेंट हलफबरदारी तकरीब के दौरान एक दूसरे के लिए खैर सगाली का मुजाहरा करते रहे। और क्या मामला था इस्लामाबाद से, टिका खान सानी की रिपोर्ट में देखते हैं। असम्बली में नए मेहमानों की आमद, एहतजाज हुआ, ना कोई झगड़ा, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस तारीखी दिन और खुशगवार माहौल पर क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट, आइए उनसे जानते हैं। मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है, आज जैसे इब्तिदा हुई है, अब जरा अगले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा कि आपस में वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होती है। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा और आवाम के लिए बेहतरी होगी। हमारी पार्टी ना हमारे कायदीन ने, हमारी लीडरशिप ने कहा है कि जो भी एहतजाज होगा, जो भी अपोजिशन होगी, फ्लोर ऑफ द हाउस होगी, जो एक जमहूरी तरीका है। ये अपोजिशन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेटिव और बड़ा पॉजिटिव रवैया रखा है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी मैच्योर पार्टीज़ हैं, और उन्होंने आज के दिन को बड़े खुशगवार तरीके से पाया, तकमील तक पहुँचाया है। सिर्फ हलफ था और चंद दिन गुजरने के बाद मैं समझता हूँ कि माहौल सामने आएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा माहौल होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, पाकिस्तान की आवाम की दानिशगाह है, इसलिए यहाँ से जो चीज़ भी जो मैसेज है वो बहुत अच्छा मैसेज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा माहौल अच्छा था, आपने देखा साजगार माहौल था, आपने देखा कि एक तहरीक इंसाफ ने एक खैर सगाली के जेस्चर्स किए। हमारे लिए तो एक बहुत अहम दिन इसलिए था कि पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब दोनों आज हमारे साथ असेंबली में मौजूद थे। मोहतरमा की शहादत के बाद पहली दफ़ा है कि क़यादत साथ है, तो जाहिर है कि एक हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। मेरा ख्याल से अच्छा था। अपोजिशन भी अभी आज तो नज़र ही नहीं आई, मगर ये कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली इजलास के पहले रोज़ ही पुरएतमाद और पुरजोश हैं। तमाम अपोजिशन अरकान कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कैमरामैन असद शेख के साथ टिका खान सानी, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। और टिका खान सानी हमें बता रहे थे कि असम्बली के अरकान पुरजोश हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो कायदे अवान के साथ हो। लेकिन एक शख्स है जिसे अपनी नशिस्त का हार है, शदीद गम है
और वो वतन की खुशी से भी बढ़ गया है, क्योंकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा अरसा गुजारने के बाद उन्हें कौमी असम्बली से जब बाहर रहना पड़ रहा है तो इस सदमे को वो दिल पर ले बैठे हैं और उन्होंने ये कहा है कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह शहबाज शरीफ साहब भी पंजाब की वजारत आला हाथ से जाते देखकर उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं और इसी वतन अजीज़ में जब तक वो मराहत और आसाइशों से फ़ायदा उठाते रहे तो तब तक तो सब कुछ दुरुस्त रहा, लेकिन जब हुकूमत और मराहत जाती नज़र आने लगी हैं तो इसे आज़ादी छिन जाने से ताबीर कर लिया और समझ नहीं आती बात कि वो किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। हमेशा से निज़ाम को चलने देने की बातें करने वाले मौलाना साहब ने पहले तो हलफ ना उठाने का नारा लगाया, फिर अपोजिशन को उकसाया और जमहूरी अमल से दूर रखने की कोशिश की गई। जब ये सारी तरकीब काम नहीं आई तो राय का हक छिन जाने की बात करके यौम आज़ादी मनाने से ही इनकार कर दिया और ये बात करते करते वो शायद भूल गए कि इस बार भी उनके इत्तेहाद के 10 अराकीन इसी मुल्क की असम्बली में मौजूद हैं, तमाम मराहत और सहूलियात से इस्तेफादा भी कर रहे हैं। ऐसी बातें और बयानात से मौलाना अपने मकासद के हुसूल में कितने कामयाब होते हैं ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये यकीनी तौर पर बड़ी तशवीश की बात है, तफ्तीश की बात है कि आखिर मौलाना साहब कैसे ऐसी बात कर सकते हैं कि कौम को इस सब की पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जा सकता इन तमाम बयानात के बावजूद, और ऐसे बयानात को कौम रद्द करती है, जोश जज्बे से यौम आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां कर रही है। और जैसे बता भी रहे हैं और बिल्कुल अब कल जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, भरपूर तैयारियां की गई हैं, हम भी आपके साथ मौजूद होंगे यहाँ पर। अभी वक्त खत्म हो गया, रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।